हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 अध्याय 12। अध्याय 12 में हमने इसका एक पार्ट करवाया था। हम पढ़ चुके हैं वन हमारी जीवन रेखा। वन हमारी जीवन रेखा के बारे में हमने कुछ पढ़ा था, वन ब्रह्मण पढ़ा था और भी हमने पढ़ा था। आज हम यहाँ से करेंगे जो भी हमारा क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप दिया 12.2 बा। आपने आसपास के किसी वन अथवा उद्यान में जाइए, वृक्षों को देखिए और उनके नाम जानने का प्रयास कीजिए। इस कार्य में आप अपने बुजुर्गों, अध्यापकों अथवा पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। जिन वृक्षों को आप देखें उनकी विशेषता जैसे लंबाई, पत्तियों का आकार, शिखर, पुष्पों और फलों को सूचीबद्ध कीजिए। कुछ वृक्षों के शिखर के चित्र भी बनाइए। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वृक्षों के शिखर की आकृति आमाप साइज में परस्पर भिन्नता होती है। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती, इन्हें अधोतल कहते हैं। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष पर परत बनाते हैं जिनके नीचे झाड़ियां और ऊंची घास की पत्ते होती हैं और सबसे नीचे की परत शाख बनाती है। क्या सभी वनों में वृक्ष समान प्रकार के होते हैं? बूझों ने पूछा। प्रोफेसर अहमद ने कहा, नहीं, विभिन्न शिखर, अधोतल वन में बितान और उनके नीचे के तल जल जलवायवीय परिस्थितियों के कारण वृक्ष अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। जंतुओं के प्रकार की विभिन्न वनों में भिन्न होते हैं। कुछ बच्चे झाड़ियों और शाखों के पुष्प पर यहाँ वहाँ मंडराने वाली खूबसूरत तितलियों को देखने में व्यस्त रहते हैं। उन्होंने झाड़ियों के नजदीक जाकर उन्हें देखने का प्रयास किया। ऐसा करते समय उनके बालों और वस्त्रों के बीच झाड़ियां चिपक गईं। बच्चों को वृक्षों की छाल, पौधों की पत्तियां वन भूमि पर सड़ गल रही क्षयमान पत्तियों पर अनेक वन भूमि की सतह अनेक कीड़ मकड़ियाँ, गिलहरियाँ, चींटे और विभिन्न छोटे जंतु भी दिखाई दिए। उन्होंने उन जीवों के चित्र बनाने आरंभ कर दिए। वन भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई दे रही थी तथा वह सूखी और क्षयमान पत्तियों, फलों, बीजों, टहनियों और छोटे शाखों से ढकी हुई थी। क्षयमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे। बच्चों ने अपने संग्रह के लिए विभिन्न बीज और पत्तियां एकत्रित कर ली। वन भूमि सूखी पत्तियों के ऊपर चलना किसी स्पंजी या गलीचे पर चलने के समान प्रतीत हो रहा था। क्षयमान पदार्थ यह सदैव गर्म होते हैं। प्रोफेसर अहमद ने सुझाया कि बच्चे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो क्रियाकलाप 12.3 एक छोटा गड्ढा खोदिए। इसे सब्जियों के कचरे और सूखी पत्तियां आदि से भरकर मिट्टी से ढक दीजिए। इसके ऊपर कुछ जल भी डाल दीजिए। 3 दिन बाद मिट्टी की ऊपरी परत हटा दीजिए। क्या गड्ढा भीतर से गर्म लगता है? पहली ने पूछा। वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि आप कारखाने के लिए कुछ वृक्षों को काट दें तो क्या फर्क पड़ेगा? प्रोफेसर अहमद ने बताया, तुमने स्वपोषी और परपोषी और मृतपोषी के बारे में पढ़ा है। तुमने पढ़ा है कि हरे पादप किस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं। सभी जंतु, चाहे वे शाक भक्षी हों अथवा मांस भक्षी हों, अर्थात भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में लिया जाता है और इस प्रकार का एक क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए घास को कीटों द्वारा खाया जाता है जिन्हें मेढक खा लेते हैं। तो घास को किसके द्वारा खाया जाता है? कीटों के द्वारा, जिन्हें क्या करते हैं? मेढक खा लेते हैं उन कीटों को। मेढक को सर्प खा लेते हैं। मेढक को कौन खा लेता है? सर्प खा लेते हैं। इसे एक खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। जैसे हम देख, घास कीट, घास को कौन खाता है? कीट। कीट को कौन खाता है? मेढक। मेढक को सांप, और सांप उकाऊ या गरुड़ सांप को
खा लेता है। ऐसा चक्र चलता रहता है। जैसे घास को कीट खाते हैं, कीट को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, और सांप को कौन खा लेता है? गरुड़ या उकबाव उक उकाब उकाब खा लेता है। आगे हम देख लेते हैं, वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबद्ध होती हैं। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघटन पड़ता है तो वह अन्य खाद्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर भी निर्भर होता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दें तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चे से वन भूमि की सतह से पत्तियों को उठाकर उन्हें हेड लेंस से देखने के लिए कहा। उन्हें 6 मांसपेशियों पर नन्हे मशरूम दिखाई दिए। उन्हें नन्हे कीटों या मिलीपीड़ों, सस्त्र पादों, चींटी और भृंगों की सेना भी उन पर दिखाई दी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये जीव वहाँ कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि आसानी से देखा जा सकने वाले इन जीवों के अतिरिक्त यहाँ अनेक जीव और भी। तो यहाँ हम देख सकते हैं ऑक्सीजन जो क्या करते हैं, पेड़ ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। पोषक अपघटक और मृदा और जल। आगे हम देख लेते हैं, वन पादप मृदा और अपघटकों का परस्पर क्या होता है, संबंध होता है। सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं। पहली को आश्चर्य हो रहा था कि मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये मृत पादपों और जंतु ऊतकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसे हुमस कहते हैं। आपको मृदा की कौन सी परत में हुमस मिलता है? मृदा के लिए उसकी क्या उपयोगिता है? पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को हुमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जानकारी मिलते ही पहली ने मृत पत्तियों को हटाना आरंभ कर दिया और कुछ ही देर में भूमि पर हुमस की परत को खोज निकाला। हुमस की उपस्थिति ये सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। वहां से ये पोषक तत्व मृदा सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। शीला ने पूछा, जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है? टीपू ने उत्तर दिया कि मृत जंतु गीद और कौवे गीदड़ों और कीटों का भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। पहली ने प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्होंने ये नहीं समझाया कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। तो प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं को श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। तो क्या है, जो पादप होते हैं जो प्रकाश द्वारा क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन सभी को उपलब्ध कराते हैं। इस पादप जंतुओं के श्वसन के लिए क्या ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। इसीलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। बच्चों ने देखा कि आसमान में बादल बन रहे हैं। बूझों ने याद दिलाया कि उन्होंने 6 में जल चक्र के बारे में पढ़ा था। पहले हम देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ऑक्सीजन O2। जंतु और पादप तो क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन क्या करते हैं, जंतु। पादप ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। जंतु क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन ऑक्साइड जो CO2 गैस होती है उसे ग्रहण करते हैं। अपने लोग क्या करते हैं, CO2 गैस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। जैसे हम इस चित्र में समझ सकते हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बारे में पढ़ा था। वृक्ष अपने मूल से जल अवशोषित करते हैं और बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प
मुक्त करते हैं। यदि वृक्षों की संख्या कम होती तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होता। टीपू ने इन्हें बताया कि वन केवल पादपों और जंतुओं का आवास ही नहीं है, वन और क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। इसमें से कुछ विभिन्न जनजातियां के हो सकते हैं। टीपू ने समझाया कि ये लोग अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वन पर निर्भर करते हैं। वन उन्हें भोजन, आश्रय, जल और औषधियां प्रदान करते हैं। वन क्षेत्र में रहने वाले ये लोग वहां के अनेक औषधि पादपों के बारे में जानते हैं। बूझो एक छोटे झरने से पानी भी पी रहा था तो उसने देखा कि हिरणों का एक झुंड उससे कुछ दूर पर झरने को पार कर रहा था। कुछ ही पल में सभी हिरण झाड़ियों में गायब हो गए। सघन झाड़ियां और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं। ये उन्हें वन में रहने वाले मांसभक्षी जीवों से सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। आगे हम देखते हैं क्या वन में हिरण। तो टीपू ने ध्यान से वन के फर्श को देखना आरंभ कर दिया। अचानक कुछ देर तक देखकर उसने बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें कुछ जंतुओं की लीद या दिखाई। विभिन्न जंतुओं की लीदों के बीच अंतर समझाया। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पद चिन्हों के आधार पर करते हैं। बूझों ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की एक बड़ी 6 मान ढेरी की ओर आकर्षित किया। उस ढेर पर अनेक भृंग और कैटरपिलर या लार्वा पनप रहे थे तथा अनेक नवोदिभीद अंकुरित हो रहे थे। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि जो नवोदिभीद कुछ शाखाओं और झाड़ियों के हैं। जंतु भी कुछ पादपों के बीजों को प्रकीर्णित करते हैं। इस प्रकार जंतु वनों में पादपों को वृद्धि करने और उनके पूर्व जनन में सहायक होते हैं। जंतुओं का क्षयमान गोबर या नवोदिभीद को उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। ये सुनने के बाद बूझों ने अपनी नोटबुक में नोट किया कि पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। शाकाहारी की अधिक संख्या का अर्थ है विभिन्न प्रकार के मांसाभक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। जंतुओं की विविध किस्मों वनों के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती है। अपघटन वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गति सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। अब लगभग दोपहर हो गई थी और बच्चे वापस जाना चाहते थे। टीपू ने वापस जाने के लिए और एक रास्ता बताया। जब वे वापस जा रहे थे तब वर्षा होने लगी। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वर्षा की बूंदें वन भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही थीं। वर्षा बाष्पोत्सर्जन और वाष्पन समृद्ध बीतान और वनस्पति की अनेक परतें वर्षा की बूंदों को चाल को कम कर देती है। तो क्षयमान सामग्री से ढकी भूमि स्पंज या भात प्रतीत होती है। मूल तंत्र जल के भूमि पर आस्वर्वित होने वाले सहायक। तो बीतान की सबसे क्या है बीतान की सबसे ऊपरी परत वर्षा की बूंदों को विच्छिन्न कर रही थी, अर्थात छोटी छोटी फुहार में परिवर्तित कर रही थी। अधिकांश जल वृक्षों की शाखाएं, पत्तियों और तनों में होता हुआ नीचे की झाड़ी और शाखाओं पर धीमे धीमे गिर रहा था। उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर भूमि अब भी सूखी है। लगभग आधा घंटा बाद वर्षा रुक गई। उन्होंने पाया कि वन में भूमि की सतह पर गिरी मृत या पत्तियों की परत अब कुछ गीली हो गई, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव होता दिखाई नहीं दिया। बूझो मन ही मन सोच रहा था कि यदि इतनी तेज वर्षा उसके शहर में हुई होती तो नाले और सड़कें पानी से भर गई होती।
यहाँ हम देख सकते हैं यदि वन नष्ट होते तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का दाब बढ़ेगा। पेड़ों और पौधों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा। पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती है, जिससे बाढ़ आती है। हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन अध्यारोपण आरोपण आघात है। सोचिए हम वनों को संरक्षित कर रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। आगे देख सकते, आगे हमारा क्या दिया गया है। जब आपके शहर में कई घंटों तक उच्च दर से वर्षा होती है तो क्या होता है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन वाष्पों वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषण का कार्य करते हैं और उसे अब इस सर्वित होने देते हैं। ये वर्ष भर भू जाल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। वन में सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं सहायक सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। जिसके इसके विपरीत यदि वृक्ष न हो तो वाष्पों वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में भर सकता है। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। वृक्ष तथा अन्य पौधे के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मृदा वर्षा जल के साथ बह जाती है, अर्थात उसका अपरदन हो जाता है। लौटते समय बच्चों ने टीपू के गांव में 1 घंटे का समय बिताया। गांव का मौसम काफी सुहावना था। गांव वासियों ने उन्हें बताया कि आसपास में वन से घिरा होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती है, हवा भी ठंडी रहती है, यहाँ ध्वनि प्रदूषण भी कम है, क्योंकि वन वहां से गुजरने वाली सड़क के वाहनों के शोर को अवशोषित कर लेते हैं। बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 8 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए थे। टीपू के दादाजी ने उन्हें बताया कि जब वे छोटे थे तब गांव का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था जितना आज है। यहाँ वनों